नमस्ते। अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज। हाँ, और आज फॉर्मेट मिलेगी अपन। फर्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड है फॉरेन कंपनी, थर्ड है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन OPC, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टेट कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, निजी कंपनी। आप ये बता दीजिए, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज अपने को देखने मिलते, कुछ है ओनरशिप के बेस पे, कुछ है लाइबिलिटी के बेस पे, कुछ है एक्ट किसको कौन सा एप्लीकेबल होता, किसका कंट्रोल है उस बेस, ठीक है। तो इतने टाइप्स अपने को यहाँ पे पढ़ना है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी होंगी, गवर्नमेंट की होंगी, ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी ऐसा बोला जाए, ठीक है। इसका पेड अप शेयर कैपिटल जितना भी होगा, पेड अप शेयर कैपिटल अब तुम लोगों को मालूम है, ऑथोराइज नहीं, इशूड नहीं, सब्सक्राइब नहीं, कॉल्ड अप नहीं, पेड अप कैपिटल इसका होना चाहिए 1%, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा गवर्नमेंट का होना चाहिए, बराबर है। 50% से ज्यादा जी 51 है, नॉट लेस देन 51%, नॉट लेस देन 51%, ठीक है। 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए। उसके बाद तो ऐसी कंपनी को 51% से ज्यादा पेड अप कैपिटल में किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, उस कंपनी को अपन गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, मतलब किसी फॉरेन कंपनी एक्ट से बनी है लेकिन अपने यहाँ चल रही है या कोई भी काम कर रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। लेकिन कंपनीज एक्ट कौन सा होगा, जिस कंट्री का होगा, जिस कंट्री की कंपनी होगी उस कंट्री के कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड होंगी, क्योंकि जो कंपनी कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड है वो तो इंडियन कंपनी है। तो जो कंपनी एक्ट 2013 से रजिस्टर्ड नहीं है या उसके पहले किसी भी कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी, मतलब जो फॉरेन लॉ से रजिस्टर्ड। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्राइवेट कंपनी मतलब जहाँ दो या दो से ज्यादा लोग, लेकिन 200 से कम लोग एक साथ आके कंपनी एक्ट के हिसाब से जो कंपनी बनाते हैं उसको प्राइवेट कंपनी ऐसा बोला जाता है। जो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है, बराबर है। इसमें शेयर होल्डर कैसे रहते हैं, लिमिटेड, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, सॉरी शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कितने रहते हैं, मैक्सिमम 200, बराबर है। उससे ज्यादा मेंबर्स इसमें नहीं रह सकते, मिनिमम 2 मेंबर यहाँ पे होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद इसमें अपने शेयर्स अपन किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते।
कंपनी जो फॉरेन लॉ से बनी, प्राइवेट कंपनी जो दो या दो से ज्यादा लोग लेकिन मैक्सिमम 200 लोगों ने मिलकर बनाई है, जो कि फ्रेंड्स, रिलेटिव, इन सबसे रिलेटेड लोग एक साथ आके जिन्होंने बनाई है। इनके शेयर्स ट्रांसफर करने पे क्या रहता, लिमिटेशन रहता, रिस्ट्रिक्शन रहता। एक्सेप्ट 1% कंपनी, सभी प्राइवेट कंपनीज में दो या दो से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लगते। प्राइवेट कंपनी का ही एक और टाइप है जिसको 1% कंपनी ऐसा बोला जाता है, जहाँ पे अकेला पर्सन कंपनी को फॉर्म कर सकता, बराबर है। उसको कॉर्पोरेट एंटिटी बोल के पहचाना जाता है। एक पर्सन भी फॉर्म करता होगा फिर भी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक कंपनी, जो कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स इस कंपनी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी कंपनी को पब्लिक कंपनी ऐसा बोला जाता है। इस कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर फ्रीली हो सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ट्रांसफर पे नहीं लगाया जा सकता। इसमें पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट रहता। कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का शेयर्स कभी भी परचेज या सेल कर सकता है। इसी कंपनी को पब्लिक कंपनी ऐसा बोला जाता, जो कि मोस्टली लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ रहती है। मतलब इनमें जो भी शेयर होल्डर शेयर्स परचेज करेंगे उनकी लाइबिलिटी कैसी मानी जाती है, लिमिटेड लाइबिलिटी मानी जाती है। जो कंपनी प्राइवेट नहीं है उस कंपनी को क्या बोला जाता, पब्लिक कंपनी बोला जाता। लेकिन किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर प्राइवेट कंपनी होगी, बराबर है। एक कंपनी है प्रिया शर्मा लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है दुर्वा प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या किया, ये कंपनी ने इस कंपनी को होल्ड कर लिया 51% से ज्यादा, 50% से ज्यादा है शायद। अगर प्रिया लिमिटेड ने दुर्वा प्राइवेट लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर लिए, तो प्रिया लिमिटेड क्या है, होल्डिंग, और दुर्वा लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी, बराबर है ना। तो किसी पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी प्राइवेट लिमिटेड होंगी तो भी वो क्या है, पब्लिक कंपनी, बराबर है। एक्चुअली इसका रजिस्ट्रेशन कैसा है, प्राइवेट लिमिटेड बोल के, लेकिन इसकी शेयर होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास। तो इसको कौन से नाम से पहचाना जाता, पब्लिक कंपनी, बराबर है। फिर फ्यूचर में जाके इसका कन्वर्जन कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद ओपीसी 1% कंपनी, इसके बारे में और अपने को सब कुछ पता है। ओपीसी 1% कंपनी, यहाँ पे अकेला पर्सन एक कॉर्पोरेट एंटिटी बनाता जिसमें वो खुद ही डायरेक्टर बोल के काम करता, उसको अपन 1% कंपनी से बोलेंगे। स्मॉल कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी ऐसा बोलेंगे। या तो ज्यादा से ज्यादा ये 5 करोड़ से कम होना चाहिए, बराबर है। और जिसका टर्नओवर कम से कम 2 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ तक ही रह सकता, उस कंपनी को अपन स्मॉल कंपनी जैसा बोलेंगे। इसकी लिमिट है, और ये लिमिट हर साल चेंज होते रहती बजट में, ठीक है, समझा। जिनका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 लाख, पर वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए, पर ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर है। उसके बाद लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड रहती है उनको लिस्टेड कंपनी ऐसा बोला जाता। अनलिस्टेड जो रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती उनको अनलिस्टेड ऐसा बोला जाता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती, मोस्टली ऐसी कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए बनाई जाती, मतलब जिनका नेचर क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होगा और जहाँ पे समाज सेवा करना,
ये वो कंपनी का एम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वहां के मेंबर अनलिमिटेड लायबिलिटी लेने के लिए रेडी हो सकते, बराबर। ऐसे नॉर्मली का ये टाइप की कंपनी दिखने नहीं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बराबर है। जो कंपनी अपन ने अभी तक पढ़ी वो सब क्या है, सॉरी, लिमिटेड बाय लायबिलिटी। देखो पहले, कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी मतलब ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है, शेयर्स के अमाउंट तक लिमिटेड है, उनको अपन क्या बोलेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी, बराबर है। या तो इसको ही बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बराबर है, कि जितना शेयर्स का अमाउंट अपने को पे करना है उतनी अमाउंट अपन पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको ही बाय लायबिलिटी और बाय शेयर ऐसा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जब मेंबर्स गारंटी देते किसी कंपनी में कि हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा लायबिलिटी बियर करेंगे। जैसे कि मैंने एक कंपनी के 1000 शेयर परचेज किए और 10 रुपीज के हिसाब से मेरे को 10,000 रुपीज पे करने थे। ऐसे सिचुएशन में मैंने कंपनी को ये बोल के रखा है कि मैं गारंटी भी देती कि मैं 20,000 और एक्स्ट्रा दूंगी। तो ऐसे सिचुएशन में मेरी लायबिलिटी कितनी हो गई, 30। तो ऐसे कंपनी के क्लॉज में लिखा रहता कि हम गारंटी मेंबर से लेने वाले हैं। होल्डिंग कंपनी, जैसे यहाँ पे बोला किसी भी कंपनी ने, किसी भी हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी ने या पब्लिक कंपनी ने किसी और कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज किए होंगे तो वो उस कंपनी की क्या है, होल्डिंग। और जिसके परचेज किए हैं वो क्या होंगे, सब्सिडरी कंपनी, बराबर है। तो यहाँ पे लिमिट है वन और मोर द होल्डिंग वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, जिसने या फिर उससे ज्यादा, मतलब 50 या 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल जिस कंपनी ने होल्ड किया है उसको होल्डिंग, और जिसका होल्ड किया है उसको सब्सिडरी ऐसा माना जाता। उसके साथ ही एक सिचुएशन और देखी जाती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल भी, बराबर है। अगर 50% से ज्यादा सामने वाली कंपनी के शेयर्स अपन ने परचेज किए तो ऐसे सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा करेंगे कि सामने वाले कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपने भी हाथ में देंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर्स अपने पास है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनने का राइट भी अपने पास है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल प्लस 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, जिस भी कंपनी ने होल्ड किया है उसको होल्डिंग, और जिसका होल्ड किया उसको सब्सिडरी कंपनी जैसा बोला जाए। समझ में आया। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 128 के हिसाब से कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते, जिसमें फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, बराबर है, ट्रांसफर बुक, ये सब जितने भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर है वो सारे मेंटेन करना पड़ता है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो कंपलसरीली सेक्शन 128 के हिसाब से रखना ही पड़ते। उसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिटेड करवा के लेना पड़ता, प्रॉफिट हो चाहे मत हो, 1 रुपया अर्न करो या 100 रुपए या 100 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए, अपने को से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का ऑडिट होगा और होगा। कोई एक्टिविटी करो या मत करो फिर भी ऑडिटेड करवा के लेना पड़ेगा। इसी केस में ऑडिटर बोलेगा कि इनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, पर ऑडिटर से सिग्नेचर करवानी ही पड़ेगी। उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में गवर्नमेंट को बताने का काम ऑडिटर का है और वो बता के लेने का काम कंपनी का है, ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली 5 टाइप के स्टेटमेंट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। 5 टाइप के स्टेटमेंट्स में एक रहता बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद चेंजेस इन वैल्यू, चेंजेस इन अर्निंग पर शेयर,
चेंजेस इन अर्निंग पर शेयर ऑफ शेयरिंग। बराबर है, मतलब इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर एक शेयर है उस पर अपने को हर साल 5 रुपए डिविडेंड मिलता, इस साल शेयर्स की अर्निंग में चेंज हो गया, अर्निंग पर शेयर चेंज हो गया, तो ये चेंजेस इन ईपीएस, चेंजेस इन अर्निंग पर शेयर ऑफ शेयर्स, इसका एक स्टेटमेंट बनता जो कि कंपैरिजन करने के लिए बनता कि पिछले साल अपन अर्निंग पर शेयर क्या दे रहे थे और इस साल अपन अर्निंग पर शेयर क्या दे रहे थे, ये कंपनी चेंजेस में बताती। उसको अपन क्या बोलेंगे, चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ईपीएस, ऐसा भी उसको बोला जाए। समझ में आया? तो क्या क्या आया, फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, और एक चीज यहाँ पे थी नोट्स टू अकाउंट्स। बराबर है, नोट्स टू अकाउंट्स मतलब जो भी बैलेंस शीट रहती उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत रहती, तो वो एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ अटैच होना चाहिए। मेनली 4 चीजें, बैलेंस शीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ये सारी चीजें बनानी पड़ती। स्मॉल कंपनीज, 1% कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इन सबको कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, ये सारे स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। बराबर है, तो क्या क्या बोला मैंने, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी या चेंजेस इन ईपीएस, और नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब अनेक्शर्स टू अकाउंट्स, जो कि 5th पॉइंट पर दिया है, एनी एक्सप्लेनेटरी not annexed to or forming part of any document refers to subclause 1 and subclause 2 subclause 4। मतलब 1 से लेके 4 तक किसी भी जगह एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो उससे रिलेटेड नोट्स, मतलब वो 5th फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता। तो कभी कभी डेफिनेशन एज इट इज आती कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन बोलो 2 मार्क के लिए। तो क्या क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और चेंजेस इन अर्निंग पर शेयर, और नोट्स टू अकाउंट्स। समझ में आया? इतने स्टेटमेंट हर कंपनी को बनाने पड़ते एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझा? फिर अगर कोई ऐसी कंपनीज होंगी जो किसी स्पेशल एक्ट से बनी हुई होंगी, जैसे बैंकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, बराबर है, या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे LIC है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस किसी स्पेशल एक्ट से बनी हो, रजिस्टर्ड हुई हो, तो ऐसे सिचुएशन में उनको ये 2013 वाला कंपनीज एक्ट लगेगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा कि इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट लगेगा। तो अगर जो स्पेशल एक्ट से बनी हुई कंपनीज है उनको वो कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है। ये तीनों एक्ट्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं, उनके अकाउंटिंग और उनके सारे रूल्स वो एक्ट के हिसाब से कवर होते हैं, उनको ये एक्ट लगता नहीं। लेकिन कोई बैंकिंग कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनी हुई हो तो ऐसे सिचुएशन में उसको ये 2013 वाला कंपनीज एक्ट लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन RBI की जो गाइडलाइंस है वो सारी फिर उसको फॉलो करवानी पड़ेगी। समझा? क्योंकि RBI से बड़ा कोई नहीं। देखो, उन्होंने इंश्योरेंस, बैंकिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी क्लास ऑफ कंपनीज जिसका किसी भी तरीके से किसी और एक्ट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना है, उनको उस एक्ट से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उनको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसी के साथ अपने को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो जो एप्लीकेबल है उनको कंप्लाई करने की जरूरत रहेगी। उसके बाद शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को दिया गया है
ये अपने को उस फॉर्मेट के हिसाब से बनवा के देना पड़ता। बराबर, हर कंपनी को शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है, बताया गया है, उसका जो फॉर्मेट दिया गया है उस हिसाब से बनाना पड़ता और रूल्स फॉलो करना। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे उसका फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पार्ट 1 में दिया है शेड्यूल 3 पार्ट 1, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है शेड्यूल 2 पार्ट 2 शेड्यूल 3। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट दिया गया। ठीक है, तुम लोगों को ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि पार्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 में क्या है और शेड्यूल 2 पार्ट 2 में क्या है। शेड्यूल 3 पार्ट 2 में क्या है, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर बैलेंस शीट और ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप और है, ये छूट गया था अपना, निधि कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी मतलब जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बनने वाली है, मतलब अभी उसका प्रोजेक्ट के लिए काम चल रहा है ना, उसको बोलेंगे अपन डॉर्मेंट कंपनी, जो फ्यूचर में काम करने वाली है, या तो जो ऑलरेडी है पर 2 साल से उसमें कोई बिजनेस ट्रांजेक्शंस हुए नहीं है, ऑपरेशंस हुए नहीं है, पर फ्यूचर में वो उसको कंटिन्यू कर सकते किसी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, किसी चेंज की वजह से अभी ऑपरेशन अपन ने रुका लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपनी को अपन बोलेंगे डॉर्मेंट। और निधि कंपनी मतलब जो स्मॉल फंड्स कलेक्ट करती और उसका यूज अपने हिसाब से करती, उसको निधि कंपनी जैसा बोलते, जो निधि से पैसा कलेक्ट करती। मोस्टली एनपीओस भी ये कर सकती। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनको चीट फंड कंपनी जैसा भी बोला जाता है, जो छोटी छोटी अमाउंट बीसी के जैसी कलेक्ट करती और उसका लोन लेने के लिए यूटिलाइजेशन करती। तो ऐसी कंपनीज के ये टाइप थे जो कि अपना ये जो छूट गए, ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, दैट इज बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनीज। ठीक है।